रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आज बेटा हमारा जो लेक्चर है दैट इज द अबाउट द फिल्टरेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और फिर हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हम सिर्फ एक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो ये वाला लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा बेटा। सबसे पहले चूँकि हम अगर मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ तो हम बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें किस तरह मूव करती हैं उसके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी थी, सबसे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा, फिर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ी, फिर हमने ऑस्मोसिस पानी के लिए भी पढ़ा। आज हम जो दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स को पढ़ने जा रहे हैं, एक फिल्टरेशन और एक हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये कब कब होते हैं, क्यों क्यों होते हैं बेटा, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, फिल्टरेशन क्या चीज़ है। तो हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी छोटे मॉलिक्यूल्स, उनको जबरदस्ती दे आर फोर्स्ड टू पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन with the help of हाइड्रोस्टेटिक या ब्लड प्रेशर। बेटा इसमें फ़र्ज़ किया, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देने लगा हूँ बेटा जी, वो ये है कि ये एक नाली है, ये एक ब्लड कैप, इतनी होती नहीं है, मैं इतनी चौड़ी बना दी है लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ब्लड कैपिलरी है, सही है। ब्लड कैपिलरी इतनी बारीक होती है कि आरबीसी उसमें से एक लाइन में गुजरते हैं सीधे। ये मैंने सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी बड़ी बना दी। फ़र्ज़ किया बेटा ये उसमें से आरबीसीज हैं, ये मुख्तलिफ समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाने की खातिर ऐसे बना रहा हूँ। और इसमें बेटा प्रेशर है। प्रेशर क्यों है? मैं अगर किडनी की एग्जांपल लूँ, आप आगे 10वीं क्लास में पढ़ेंगे भी कि इसकी एक साइड से ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है और आगे ब्लड कम जा रहा होता है, और ऊपर से आपको पता है पीछे से ब्लड का प्रेशर भी होता है, सही है। तो जिसकी वजह से यानी अगर इधर से ब्लड आ रहा है तो ये साइज खुली होगी, यानी ये जो पाइप का ये सिरा चौड़ा होगा, और जिस तरफ से ब्लड निकल रहा है वो पाइप का सिरा छोटा होगा। ये असल में इस तरह होता है। आमतौर पे हम किडनी में इसको इस तरह बनाते हैं। ये देखो बेटा, ये बोमैन्स कैप्सूल है फ़र्ज़ किया, और ये है खून, छोटी छोटी नालियाँ, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये वाली। इनके अंदर लेके आने वाला पाइप बड़े साइज़ का है और लेके जाने वाला पाइप छोटे साइज़ का है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो आता है ना ब्लड, वो उसका प्रेशर इन नालियों के अंदर उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकल जाती हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, फ़र्ज़ किया बेटा हम उनको नाम दे देते हैं ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, है ये छोटे, फ़र्ज़ किया ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये ग्लूकोज है। तो ये ज़बरदस्ती बाहर निकल जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? आप एग्जांपल इसकी देंगे, किडनी में जो प्रेशर फिल्टरेशन होती है, यूरिन बनाने के समय आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो हम कहते हैं जी कि प्रेशर फिल्टरेशन इज विच अकर्स इन द किडनी, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिल्टरेशन। आप समझेंगे किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आप किसी मेम्ब्रेन के अंदर से, किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से आप उसको गुजार रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी से बेटा फिल्टरेशन। अगर आप गौर करें तो अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं उसमें चीज़ें जो हैं वो छोटे साइज़ की होती हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से चाहे तो ज़बरदस्ती गुजरें, चाहे किसी की मदद से गुजरें, चाहे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हूँ, चाहे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हूँ। लेकिन बेटा कभी ऐसे भी होता है कि कोई बड़ी चीज़ को लाना पड़ जाता है कम घर के अंदर, यानी सेल के अंदर। तो उसके लिए फिर क्या होता है बेटा, एंडोसाइटोसिस हम कहते हैं टेकिंग इन द बल्की मटीरियल्स, यानी वो चीज़ें जिनका साइज काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा मिकदार में वो काफ़ी सारा एक
वो आगे है। और इसी तरह एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, टेकिंग आउट या गिविंग आउट दी बल्कि मटीरियल फ्रॉम द सेल। कैसे होता है बेटा, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये एक फर्ज किया सेल है, ठीक है, और ये एक बल्कि मटेरियल है जिसने इस सेल के अंदर आ जाना है। फर्ज किया दिस इज द फूड। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के नहीं आ सकता बेटा। होता क्या है कि जब जैसे जैसे ये चीज़ सेल को अप्रोच करेगी, सेल की मेम्ब्रेन इस तरह से थोड़ी सी मॉडिफाई होगी और वो एक गड्ढा सा बना देगी। आपकी किताब में ये गड्ढा ऐसे करके भी बनाया हुआ है, आपकी मर्जी है, आप जैसे वाला मर्जी बना सकते हैं। ये जो तो क्या होगा कि ये चीज़ इस गड्ढे के अंदर आ जाएगी और ऊपर से क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन के जो दोनों सिरे हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे और इस चीज़ को हम इस शक्ल में अंदर भेज देंगे। यानी ये मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट निकल लेके तो उससे अंदर चली जाएगी। इस बात की समझ आई। यानी एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि अब मैं पूरा बता देता हूँ कि वो चीज़ जब अप्रोच करती है तो इसमें होता क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यानी हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट, यानी अंदर की तरफ धंसती है, इनवेजिनेट्स एंड अकोमोडेट्स द बल्की मटीरियल। एक अंदर लेके उसको अकोमोडेट्स द बल्की मटीरियल, यानी खुद अंदर की तरफ ऐसे धंस के उस बड़ी सी चीज को अंदर की तरफ ले आती है। एंड देन द अपोजिट पार्ट्स, अपोजिट हम कहेंगे एजेस ऑफ मेम्ब्रेन ज्वाइन, ठीक है, और वो जो चीज़ है उसको अंदर धकेल देते हैं, ठीक है जी, और वो इस शक्ल में आ जाती है। अच्छा, सिमिलरली बेटा अगर किसी चीज़ ने सेल से बाहर जाना हो, वो चीज़ भी बड़े साइज़ की हो, फ़र्ज़ किया वो ये चीज़ है जिसने बाहर जाना है, सही है। अब ये चीज़ क्या होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता सेल के पास आएगी, यानी उसकी मेम्ब्रेन के पास जाएगी, ठीक है, और जब ये मेम्ब्रेन के पास जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ से जाते ही ये क्या काम करेगी, ये मेम्ब्रेन को इस तरह से फाड़ देगी, यानी इस तरह से मेम्ब्रेन का पार्ट, ठीक है, और ये चीज़ उसके अंदर आ जाएगी, फ़र्ज़ किया, और बाद में ये मेम्ब्रेन के सिरे अंदर से ज्वाइन हो जाएंगे और ये चीज़ इस तरह से बाहर निकल जाएगी। अगर आप गौर करें तो बेटा बहुत अभी सर जब ये चीज़ अंदर आई थी, इसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, गिविंग आउट दी थी, जब ये चीज़ अंदर आई थी तो सर मेम्ब्रेन तो फिर छोटी होगी ऑब्वियसली ना, इतना टुकड़ा ले लिया, फिर कोई और चीज़ आ रही है उसने भी इतना टुकड़ा ले लिया, तो मेम्ब्रेन तो छोटी होती जाएगी। यस बेटा, होता क्या है कि जितने टुकड़े इधर से आके इसके अंदर आते जाते हैं उतने यहाँ से गोल्जी वगैरह से बन के वो यहाँ से निकल के तो वो पूरे भी होते रहते हैं। यानी बेसिकली ये जो चीज़ है ये अंदर से पैक होके आती है ना, ये वाला स्टेप मैं आपको बताने भूल गए, दैट इज़ कि ये अंदर से पैक होके आती है, इस चीज़ ने ऐसे आना है और इसने यहाँ से पैक हो जाना है, ठीक है। अब ये देखें आप, ये गोल्जी ऑपरेटस पे आई, गोल्जी ऑपरेटस ने पैक कर दिया, और जब इसने पैक कर दिया तो आप ये समझे अगर इस वैसे बहुत सारी चीज़ें बेटा इस तरह भी बाहर जाती हैं जो बंद होके जाती हैं, यस, लेकिन आप ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये चीज़ ऐसे आएगी सिंपल वे में लाइक दिस, और ये यहाँ से इस तरह निकल लेगी, और एक दूसरी चीज़ है कि ये खुद पैक होके आएगी और इसने आगे पैक नहीं होना। जिस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो कैसे रिलीज होते हैं, यानी एक तरीका ये है कि ये बगैर पैक किए हुए आई और मेम्ब्रेन का हिस्सा लेके चली गई, इस तरह वायरस भी निकलते होते हैं सेल्स से, ठीक है। और अगर दूसरी जो तरीका है वो ये है कि ये चीज़ पहले गोल्जी ऑपरेटस पे पैक हुई, गोल्जी ऑपरेटस से आके और ये इस तरह से सेल की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ती है और अंदर की तरफ जुड़ती है, कैसे, और अपनी चीज़ को ये बाहर रिलीज़ कर देती है। बेटा ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, किताब में सिर्फ एक लिखा है उस डायग्राम के अंदर, ठीक है। यानी एक ऑप्शन क्या है कि यानी सम सब्सटेंसेस
they come near the plasma membrane, they take out some part of the plasma membrane and then go out. और कुछ ऐसी हैं which are packed first at the Golgi and then they fuse with the plasma membrane, releasing their internal या जो भी स्टोरेज या जो भी मॉलिक्यूल है toward the outside. तो ये बेटा असल में छोटी छोटी चीज़ें तो मेम्ब्रेन से डायरेक्टली निकल सकती हैं, लेकिन जब बल्कि मटेरियल को बड़े बड़े साइज़ की चीज़ों को अंदर लेके आना हो तो उसके लिए ये प्रोसेस इख्तियार किया जाता है। अच्छा बेटा, बल्कि मटेरियल जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। अगर वो सॉलिड हों तो ऐसे एंडोसाइटोसिस को, जिसमें सॉलिड बल्कि मटेरियल को अंदर लेके आते हैं या बाहर भेजते हैं, तो इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अंदर लेके आते हैं, सिर्फ बाहर वाला नहीं, ठीक है। यानी दिस इज द टाइप ऑफ द एंडोसाइटोसिस इन विच द सॉलिड बल्कि मटेरियल्स आर टेकन इनटू द सेल, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। आउट ऑफ द सेल नहीं, वो एगोसाइटोसिस ही है। और दूसरे नंबर पे बेटा अगर ये लिक्विड हो, हम कहेंगे अगर लिक्विड बल्कि मटेरियल हो तो इसको हम पाइनोसाइटोसिस भी कहते हैं, पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं, आप जो मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये हैं बेटा वो सारे तरीके जिनके ज़रिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनके ज़रिए चीज़ें सेल के अंदर आती हैं या सेल के बाहर जाती हैं, जिनमें से डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन ऑस्मोसिस, देन फिल्टरेशन एंड एंडोसाइटोसिस एंड एग्जोसाइटोसिस, ये आप पढ़ चुके हैं सारे। अब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं। अभी तक बेटा हमने इस चैप्टर में सेल को पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। इवन हमने सेल को कैसे देखना है ये भी देख लिया, सेल को किन किन लोगों ने देखा ये भी देख लिया, सेल थ्योरी क्या थी वो भी देख लिया, सेल के एक एक ऑर्गेनल को अलग अलग से भी स्टडी कर लिया, फिर सेल्स की दो डिफरेंट टाइप के यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को भी स्टडी कर लिया। इवन हमने थोड़े बहुत डिफरेंट प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के भी देखे। और अब हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो है टिश्यू। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेटा जी टिश्यू किसे कहते हैं, तो हम टिश्यू या टिश्यू कहते हैं दी ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक जैसे सेल मिलके एक जैसा काम कर रहे हो उनको हम टिश्यू कहते हैं। और बेटा एनिमल सेल में 4 डिफरेंट टाइप का टिश्यू होते हैं, जिनमें से पहला टिश्यू है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। और हम आज ये शायद ई है, एपिथेलियल टिश्यू को ही हम आज स्टडी करेंगे। बाकी कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर बेटा इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपने बस ये याद रखना है कि एपिथेलियम कवर ऊपर, ये कवरिंग टिश्यू होता है सर, मतलब ऊपर स्किन, हाँ, और अंदर से भी है। आप ये समझे बेटा कि आप एक घर बनाएं छोटा सा, घर से मुराद कोई खिलौने वाला लकड़ी का घर बना ले और आप उसको ऐसे पकड़ के तो पेंट के डब्बे में से डुबो के तो बाहर निकाल, तो जहां जहां पेंट लगेगा वो बाहर तो लगेगा ही, उसके अंदर भी लगेगा, दरवाजों के अंदर वाली दीवारों पे भी लग जाएगा, उसके दरमियान वाली जगह पे, यहाँ कमरा शमरा इधर नहीं लगेगा, सही है, सिर्फ दीवारों के ऊपर लगेगा, बाहर से भी और अंदर से भी। यानी अगर मेरे हॉलो ऑर्गन्स यानी फेस और मुंह जो है, नॉट फेस, मुंह, और जो स्टमक है, ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी, इवन खून की नालियों के अंदर से भी कवर करता है। यानी दिस इज द कवरिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। एंड ये बेटा क्या है, कवरिंग टिश्यू, एंड इट कवर्स द स्किन, ठीक है, दी बॉडी कैविटीज, यानी जो है क्रेनियम या चेस्ट कैविटी, एब्डोमेन, पेल्विक, जो भी है, ठीक है, कैविटीज, ओरल कैविटी, इवन नेजल कैविटी तक, ठीक है, नाक और मुंह अंदर से भी, तो नेजल कैविटी एंड हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है, उनको बेटा ये कवर करता है, सही है। और अगली बात आपने याद रखनी है, इस टिश्यू में सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ज्वाइंट टुगेदर। ये सारे सेल्स मिलके बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। आप समझे ना, मेरी स्किन पूरी के ऊपर सेल्स जुड़े होंगे तभी तो प्रोटेक्शन आएगी ना, वरना तो कोई चीज़ ऊपर से आओ के कोई बैक्टीरिया अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स एक तो कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है,
और ये डैमेज हो जाते हैं क्योंकि बेटा ये सेल्स बार बार बनते रहते हैं। तो जब ये बनते रहते हैं तो फिर इनको टेंशन नहीं है, एक सेल मर जाएगा तो उसके साथ वाला डिवाइड करके दोबारा बना देगा, तो इसलिए इसमें मसला नहीं होता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कुछ सेल्स वो खुद को मॉडिफाई करके ग्लैंड बना देते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अभी हमें उसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बस आपको मैंने इतना बता दिया कि उससे ग्लैंड बन सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। इसलिए याद आया, स्टमक में हमने एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहा था। आपको जो HCl और जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। तो जो अच्छा, अब बेटा इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, याद रखिएगा। इसकी ना टाइप्स होती है, नंबर 1 दो चीज़ों की बुनियाद पे हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं बेटा कि इसकी जो टाइप ऑफ द सेल है, यानी इसमें सेल कौन सा है। नंबर 2 हम कहते हैं दी नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है। अगर बेटा नंबर ऑफ लेयर्स 1 है ना, ये टाइप्स तो अभी मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ लेयर अगर 1 है तो इसको हम सिंपल कहेंगे, और नंबर ऑफ लेयर अगर मैनी है, बहुत सारी हैं, यानी अगर 1 है ठीक है तो उसको सिंपल कहेंगे, अगर मैनी है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यानी अगर सिंगल लेयर है तो हम कहेंगे, यानी एक बिल्कुल बराबर से सिंगल सी लेयर है, और अगर बहुत सारी लेयर्स यानी पेंट की एक लेयर है तो एक वो सिंपल होगी, और अगर बहुत सारी लेयर्स हैं तो वो मल्टीपल यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा, इसकी ये टाइप्स ऑफ सेल्स की बुनियाद पे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली है बेटा, हम बात करेंगे उसको हम कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम किसे कहते हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो आपने बस एक बात याद रखनी है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि फ्लैट सेल्स से मुराद ये है कि ऐसे सेल पकड़ा हो उसको ऐसे दबा दिया तो फ्लैट हो गया है। तो इसको हम कहते हैं कि जनाब अली, ये जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं ये कुछ इस तरह के हम कहेंगे बेटा, ये सिंगल लेयर है सेल्स की, और इस तरह से ये लेयर है। अगर ये सिंगल लेयर है आप देखें तो इसको हम सिंपल स्क्वेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये बेटा कहाँ होती है? अच्छा मैं बता देता हूँ। तो स्ट्रेटिफाइड, अगर ये एक से ज़्यादा लेयर हो, मसलन यहाँ पे एक और लेयर भी साथ साथ चल रही हो, समझ रहे हैं ना बात को आप? समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? ये मल्टीपल लेयर है, ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड, और सेल कौन सा है? स्क्वेमस। तो आपको चल गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एक बात आपने बेटा याद रखनी है, वो क्या है कि ये होती कहाँ पे? जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है ये स्किन पे होती है, और जो सिंपल स्क्वेमस है ये होती है बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर, ठीक है, उनकी अंदर वाली साइड पे, ठीक है। इसी तरह ओरल कैविटी के अंदर, इवन दिल के अंदर वाली लाइनिंग भी इसी से बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर आप गौर करें तो दूसरी लेयर है क्यूब शेप सेल में, ऐसे सीधे सीधे बिल्कुल देखें आप हैं शरीफ से, तो ये क्यूब शेप है, इसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसको, ये सिंपल क्यूबॉइडल है, ये होती है किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी की जो ट्यूब्स है ना उनके अंदर, किडनी ट्यूब, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। लेकिन इसी तरह स्ट्रेटिफाइड भी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ये होती है थायराइड ग्लैंड वगैरह के अंदर, ठीक है। तो उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। इसी तरह बेटा तीसरे होते कॉलम शेप सेल्स, ऐसे लंबे लंबे सेल, इस तरह से आप देखें, समझ रहे हैं ना बात को। और इनके न्यूक्लियस बिल्कुल बराबर बराबर अरेंज होते हैं, सही है। तो इनको हम कहते हैं कॉलम, ऐसे लंबे लंबे। तो इस एपिथेलियम को कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ये होती है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी गट के अंदर, यानी हमारे इसोफेगस, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। और एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर इसके ऊपर कभी कभार ऐसे इसके ऊपर ब्रश की तरह के बाल भी हो सकते हैं, तो ये कोलमनर सीलिएटेड हो जाती है, सही है। इसी तरह से एक और भी होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, वो किताब में नहीं लिखी हुई, वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यानी हमारी ट्रैकिया के अंदर जो सांस की नाली है, फिर उसके आगे आगे।
इसी तरह एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी होती है, लेकिन क्योंकि उसके सेल्स जो हैं वो ट्रांजिशन करते रहते, कभी बड़े हो जाते हैं कभी छोटे। यूरिनरी ब्लैडर में होती है लेकिन किताब में नहीं लिखी हुई, मैं देख लूँ कि कौन कौन सी है तो कौन कौन सी नहीं है। तो हाँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस भी मैंने आपको बता दी थी। तो ये है बेटा एपिथेलियल टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप्स और उनकी लेयर्स के नंबर के हिसाब से और उनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स के हिसाब से हम एपिथेलियल टिश्यू को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए और आपको इनको बनाना भी आना चाहिए। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे वैसे बता दीजिएगा इधर एकेडमी में फ़ोन करके। तो आपको अगली वीडियो में या हम एक सेशन रखेंगे जूम का, जो कि आपको वो बता देगा कि भाई जो जो सवाल आपके हों उसको हल कर देंगे। थैंक यू बेटा।